गरीब घर की बेटी, बेटियां किसी से कम नहीं। कहानी एक ऐसी माँ की जिसके सपने और लालच इतने बड़े थे कि उसने उसे पूरा करने के लिए अपनी सगी बेटी को भी नहीं बख्शा। अरे मेरी प्यारी बिटिया रानी, सारा दिन इतने डिजाइनर कपड़े सिलती है। ये तो हाई क्लास के लोग पहनते हैं ना बेटा। हाँ माँ, तभी तो इनके सिलने के लिए मुझे इतने अच्छे पैसे मिलते हैं। देखो माँ, अगले महीने घर में रंगीन बड़ा टीवी लगवा दूंगी। हाँ। अरे जीती रहे बेटा। वैसे कोई ऐसा काम कर जिससे एक बार में ही ढेरों पैसे आ जाए। आने को तो इसमें भी अच्छी कमाई है माँ, लेकिन एक दिन में एक ही कपड़ा सिलो तो आराम भी है ना। वैसे क्या करना है माँ इतने पैसों का? अरे तू बड़ी भोली है बेटा। अरे ओ रायना के पापा, देखो तो। रायना के लिए मैंने एक लड़का देखा है। पैसे तो इतने हैं कि लाखों रोज इधर से उधर हो भी जाए तो पता ना चले। वो तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े घर का लड़का हमारी रायना से शादी क्यों करेगा? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं करेगा? अरे करेगा ना, कमी क्या है हमारी रायना में? अच्छा, फोटो तो दिखा दो, कैसा है लड़का? कहीं ऐसा ना हो कि कोई बूढ़ा निकले। अरे थोड़ी सी उम्र में बड़ा लड़का कोई बूढ़ा नहीं होता। ये देखो। फोटो किसी लड़के की नहीं, बल्कि एक आदमी की थी। ये क्या बकवास है? कौन है ये? इसके बेटे की फोटो दिखाओ। जी, ये वो लड़का ही है। अरे साधना, तुम सगी माँ हो या सौतेली? अरे पैसा रहेगा तो राज करेगी ना। मेरे जीते जी मैं अपनी बेटी की शादी इतने बूढ़े आदमी से बिल्कुल नहीं करूंगा। जब मैं अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद नहीं कर सकती तो मेरा इस घर में रहने का अधिकार ही नहीं है। जैसे ही वो जाने लगती है कि तभी राइना वहां आ जाती है। माँ, आप जहां बोलेंगी मैं वहां शादी कर लूंगी, आप कहीं मत जाइए। और फिर राइना की शादी अपने से 11 साल बड़े राधा राम से हो जाती है। शादी के बाद एक दिन, अरे माँ, कैसे आना हुआ आपका? अरे बेटी, घर में आने के लिए कुछ सोचना होता है क्या? ये लो, पूरे 2 दर्जन केले हैं बेटा। शुक्रिया माँ। वैसे और बताइए। बेटा, तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है और तू तो जानती है कि उनकी कमाई कितनी है। अगर तुझसे कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो। माँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे वाह बेटी, तू तो गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। अरे तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी शादी में पैसा लगाया, अब तेरे मायके वालों को जरूरत है तो तू ऐसे जवाब देगी? अरे अरे माँ, ऐसे मत बोल। मेरी मुंह दिखाए में जो पैसे मिले थे ना, वो मैं तुझे दे देती हूँ। लेकिन अगली बार से आपको जब पैसों की ज़रूरत हो तो आप कुछ दिनों पहले ही बता देना। अरे ठीक है ठीक है, तो अभी से सुन ले, अगले महीने भी पैसों का इंतजाम करके रखना, मैं आकर ले जाऊंगी। तभी वहां राइना की सास आ जाती है। अरे अरे समधन जी, कैसे आना हुआ? अरे कुछ खाया पिया आपने? अब जी वो केले लाई हूँ पूरे 2 दर्जन। अब बेटी के ससुराल आना था तो खाली हाथ थोड़ी ना आती मैं। कोई बात नहीं बहन जी, आराम से बेटी से बात करिए, मैं और भी कुछ खाने को भिजवाती हूँ। सास के जाने के बाद साधना भी पैसे लेकर घर आ जाती है। अब दिन बीतते हैं। साधना हर महीने रायना के घर आती और पैसे लेकर चली जाती। लेकिन एक दिन अचानक रायना की सास का फोन साधना पर आता है। बहन जी, जैसे भी हो आप जल्दी से हमारे घर आ जाइए ना। हमारी बहू रायना को क्या हो गया है? न बोल रही है न हिल रही है। हैं? अरे मार तो नहीं डाला मेरी मासूम बेटी को? साफ साफ बोल देती हूँ, मेरी बेटी को कुछ भी हुआ होगा ना तो मैं तुम लोगों को कंगाल कर दूंगी, क्लेम कर दूंगी करोड़ों का। अरे क्या हुआ भाग्यवान, कहाँ से करोड़ों आ रहे हैं? अरे मार डाला हमारी बिटिया को उन लोगों ने। हैं? क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो पहले ही बोला था कि लड़का ठीक नहीं है। दोनों रायना के घर पहुंचते हैं, जहां रायना का पति कहता है, अरे अरे आप डरिए नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि वो अब खतरे से बाहर है।
अरे पर वो खतरे में गई क्यों? अरे क्यों मेरी लड़की को मारने की कोशिश की गई? अरे वकील करूंगी बड़े से बड़ा और सबको सड़क पर ले आऊंगी। अरे सौम्या की माँ में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी बेटी को पाल ले। रास्ते में ले आऊंगी तुम लोगों को। हाँ। अरे माता जी, लेकिन डॉक्टर की बात तो सुन लीजिए। नहीं नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी मेरी बेटी। अरे सुन तो लो भाग्यवान कि क्या बोलना चाह रहा है तुम्हारा दामाद। जी दामाद जी, बताइए क्या हुआ है हमारी बेटी को? अरे पता नहीं, सारी सारी रात किसके लिए कपड़े सिलती रहती है और वो कपड़े जाते कहाँ हैं। अरे हम तो इतने पैसे वाले हैं, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है इसके सिलाई के पैसों की। मैंने तो कहा भी कि बिटिया अगर इतनी इच्छा है तो दिन में एक ड्रेस सिल लो, लेकिन मानी नहीं। आप ही की बेटी है, पूछिए आप, पूरे होश में है अब। हाँ। ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है। अब कमरे में सिर्फ बेटी, माँ और पिता थे। बेटा, मैं तो जीते जी मर जाता अगर तुझे कुछ हो जाता तो। क्या बात है बेटा, ये लोग अच्छे नहीं, तेरा पति ठीक नहीं है बेटा? अरे नहीं नहीं पापा, ये तो साक्षात भगवान का रूप है। मेरी सास तो मेरा पूरा ख्याल रखती है। ये लोग बहुत अच्छे हैं पापा। अरे तो फिर क्या जरूरत पड़ गई मरने की? माँ, पता ही नहीं चला, सारी सारी रात काम करती रहती। आपको पैसे भी तो देने थे, लेकिन ये नहीं पता था कि सेहत खराब हो जाएगी। अरे पैसे देने थे तो सास से या पति से लेकर दे देती। नहीं नहीं माँ, ये मेरे सम्मान के खिलाफ था। आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आप लोगों की मदद अपने पैसों से करूं। पिता को साधना पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन साधना की आंखों में आंसू होते हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी स्वाभिमानी निकलेगी। बेटा, मैंने अपने लालच में तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे माफ कर दे बेटा। खिल्ली उड़ाने वाली ननद। आकांक्षा की शादी किशनगढ़ नाम के गांव में धीरज के साथ हुई। घर में आकांक्षा के सास, ससुर और एक ननद थी जिसका नाम था रुचि। वैसे तो घर में सब मिलजुल कर ही रहते थे, पर रुचि का स्वभाव थोड़ा अलग था। वो किसी भी व्यक्ति की कमियों की खिल्ली उड़ाती थी। एक दिन आकांक्षा और धीरज बाहर घूमने जा रहे थे। आकांक्षा ने बहुत ही अच्छी सी साड़ी पहनी थी। अरे वाह बहू, तू तो इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू मम्मी जी। तभी रुचि वहां आ जाती है। रुचि आकांक्षा को देखती है तो उसे उसकी साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आय हाय भाभी, ये कैसे साड़ी पहनकर जा रही हो आप? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। लाल साड़ी में एकदम टमाटर लग रही हो। आकांक्षा को रुचि की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। ए रुचि, तुम इस तरह से मेरी खिल्ली मत उड़ाओ, समझी? छोटी हो छोटी ही रहो। मैंने तो जो कहा सच ही कहा। जैसे कि ये जो झुमके पहने हैं ना, इतने भारी। ध्यान रखना भाभी, कहीं कान ही ना कट जाए। आकांक्षा ये बात सुनकर और भी गुस्सा हो जाती है। धीरज बात संभालने की कोशिश करता है। चलो आकांक्षा, फिल्म के लिए लेट हो रहा है। मुझे नहीं जाना कोई फिल्म देखने। आकांक्षा नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद सब रुचि को डांटते हैं। रुचि, तुम में बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किससे क्या बात करनी चाहिए। बस हर किसी का मजाक उड़ाती रहती हो। मैंने क्या कहा भैया? मुझे तो सच में भाभी के कपड़ों पर हंसी आई। फिल्म देखने से ज्यादा लग रहा था जैसे किसी शादी में जा रही थी। रुचि हंसते हंसते अपने कमरे में चली जाती है। रुचि की इस आदत ने सबको बहुत परेशान कर रखा था। उसे हर किसी का मजाक बनाने की अब तो आदत सी हो गई थी। एक दिन आकांक्षा और उसकी सास टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहे थे। तभी वहाँ रुचि आ जाती है। क्या आप दोनों बेकार के सास बहू के सीरियल्स देखती रहती हो? कुछ समझदारी वाले भी सीरियल्स देख लिया करो ना। हमारी मर्जी है, हम कुछ भी देखें, तुम्हें उससे क्या? भाभी, सच क्यों नहीं कहती?
कि इन सीरियल्स के अलावा कुछ देखने का आप लोगों के पास दिमाग ही नहीं है। रुचि हंसने लग जाती है और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। रुचि भी ना कभी कभी तो हद ही करती है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, कल इसकी सहेलियां आ रही है ना, उनके सामने ये बहुत समझदार बनती है, अच्छा सबक सिखाएंगी इसको। तुम सही कह रही हो बहू, सबक तो इसे सिखाना ही होगा। अगले दिन रुचि की कॉलेज की सहेलियां उसके घर आती है। उनके सामने रुचि बहुत ही अच्छे तरीके से बर्ताव कर रही होती है। मैंने प्रेमचंद की नॉवेल पढ़े हैं कोमल, गरीबी के ऊपर उन्होंने काफी अच्छी कहानियां लिखी है। तुम्हें तो साहित्य कला की काफी जानकारी है रुचि। कल हमारे कॉलेज में साहित्य पर एक वर्कशॉप होने वाला है, तुम चलोगी ना? बिल्कुल चलूंगी कोमल। अरे राधिका, तुम तो कुछ ले ही नहीं रही हो, रुको मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद ले लूंगी। अरे मैं ले आती हूँ ना, तुम यहीं रुको। रुचि को अपनी सहेलियों से इतने अच्छे से बातें करते देख आकांक्षा अपनी सास से कहती है, ये देखिए मम्मी जी, अपनी सहेलियों के साथ कितना अच्छा बर्ताव करती है। हाँ, बस अपने घर वालों को ही कुछ नहीं समझती। तभी आकांक्षा को एक तरकीब सूझती है। मुझे एक तरकीब सूझी है मम्मी जी, चलो इसको अभी सबक सिखाते हैं। अच्छा चल चल बहू। आकांक्षा सबके लिए नाश्ता लगा रही होती है और जानबूझकर हर चीज को मिला देती है। कोल्ड ड्रिंक को कप में डाल देती है। तभी वहां रुचि आती है और रुचि खाने का ऐसा इंतजाम देखकर गुस्सा हो जाती है। अरे भाभी, आप भी ना एकदम गवार की गवार हो। कोल्ड ड्रिंक कप में कौन परोसता है? ओह, मैं अभी ठीक कर देती हूँ रुचि। और ये समोसे और चटनी एक साथ क्यों मिला दिया आपने? कितनी पढ़ाई की है आपने भाभी? रुचि की सहेलियां रुचि को ऐसे बातें करते देख दंग रह जाती है। अरे रुचि, ये क्या तरीका हुआ अपनी भाभी से बात करने का? रुचि अब आकांक्षा का मजाक उड़ाने लग जाती है। ये देखो, ये कोल्ड ड्रिंक चाय के कप में लेकर आई है। रुचि की सहेलियों को इस बात पर बिल्कुल हंसी नहीं आती। रुचि, हम तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझते थे, पर तुम ऐसी होगी हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। हाँ हाँ, बातें तो इतनी ज्ञानों वाली करती है और अपने बड़ों से कैसे बात करती है, इसमें तो तमीज ही नहीं है। हम तो चले भाई, और आज से तुम हमारे ग्रुप में भी नहीं रहोगी। पहले लोगों से बात करने का ढंग सीख लो, फिर कुछ और सीखना। अरे अरे, आप लोग तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक ही कर रही थी। हर किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है रुचि। रुचि के दोस्त बिना कुछ खाए पिए वहां से चले जाते हैं और रुचि को अपने बुरे बर्ताव का परिणाम आज भुगतना पड़ता है। आकांक्षा और उसकी सास एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और खुश हो जाते हैं। उस घटना के बाद रुचि सबसे अच्छे से पेश आती थी और उसने सबका मजाक उड़ाना भी छोड़ दिया। संध्या की शादी उसके पिता ने शरद से की। शादी के 15 साल के अंदर ही संध्या का परिवार अमीर से गरीब हो जाता है। एक दिन संध्या जब अपनी भाभी से कहती है, भैया माँ पिताजी के बाद अब आप लोगों से ही मेरा मायका है। अरे संध्या दीदी, मायका बोलना आसान है, लेकिन जब मायके वालों को निभाना पड़ता है ना, हालत पतली हो जाती है। तभी वहां संध्या का भतीजा आ जाता है। देखा माँ, मुझे कितनी कूल ऐप मिली है। इसमें क्लास 6 to 12 के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और IIT, जी, नीट लेवल तक के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो, क्वेश्चन को क्रॉप करो और 3 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब से कोई भी डाउट हो तो डाउट नट करो। अरे बुआ, कब आई तुम? मुझे बता देती, मैं स्टेशन लेने आ जाता। अरे पहली बार थोड़ी आ रही है जो रास्ता भटक जाती। अब गाड़ियां भले ही बहुत है, लेकिन सब काम पर लगी है। अरे कोई बात नहीं भैया। और बताओ, अपनी गुड़िया की शादी के बाद खुश तो है ना? हाँ हाँ, मेरी गुड़िया तो राज कर रही है, राज। बहुत पैसा है उन लोगों के पास। अरे किसी भी चीज की कमी नहीं रखी मैंने अपनी बेटी की शादी में। हाँ भैया,
वो तो इस घर का रिवाज है। बेटियों की शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं। पिताजी ने भी मेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बस किस्मत मेरी ही खराब निकली। अरे दीदी, अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ और कब का प्रोग्राम है? संध्या पूरे घर को देखती है। उसे अपना बचपन याद आता है कि कैसे उसके पिता ने ये घर प्यार से बनाया था। मुझे सीढ़ियों वाला घर पसंद था तो पिताजी ने मेरे लिए 2 तल्ले का मकान बना दिया। अरे बुआ, सीढ़ियों को घूर रही हो? जरूर बचपन में यहां से खूब गिरी होगी। संध्या की आंख से आंसू गिर जाते हैं। वो अपने कमरे में चली जाती है और अलमारी खोलती है। अरे दीदी, अलमारी क्यों छू रही हो? कुछ चाहिए क्या? मुझसे मांग लेती। अरे नहीं भाभी, बचपन से ये अलमारी में मेरे खिलौने और गुड़िया रहा करती थी। हाय रे दीदी, अब क्या बंटवारा चाह रही हैं क्या? संध्या भाभी की इस बात पर घबरा कर वहां से निकल जाती है। अगली सुबह घर में संध्या को न देखकर भतीजा बोलता है। माँ, अरे माँ, ये बुआ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? अरे चली गई होगी, कह तो रही थी कि मन नहीं लग रहा है। अरे पापा, ऐसे कैसे बिना बताए चली गई? अरे कल अलमारी खोलकर खड़ी थी, कहीं कुछ उड़ा तो नहीं ले गई? भतीजी को बुआ की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो वहां से चला जाता है। अगले दिन, अरे शेखर कहाँ मर गया? तेरी बहन आ रही है ससुराल से, जल्दी जा स्टेशन। और सुन, वो लंबी वाली कार लेकर जाना, उसकी पसंदीदा है। ओहो पिताजी, आ जाएगी। कौन सा पहली बार आ रही है? माँ को गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, अब मेरी बेटी को स्टेशन से खुद ही आना पड़ेगा। वाह जी वाह। शेखर, हुआ क्या है तुझे? क्यों नहीं जा रहा है अपनी बहन को लेने? उसने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, कितना प्यार करती है वो तुझसे। पिताजी, प्यार तो बुआ भी आपसे कम नहीं करती थी। फिर भी उन्हें ना कोई लेने और ना ही कोई छोड़ने जाता है, वो क्यों भला? पिता को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देते हैं। अरे बस करो, क्यों आप दोनों उस संध्या के लिए लड़ रहे हो? ठीक है पिताजी, आज तो आप ड्राइवर को भेजकर अपनी बेटी को ले आइए, लेकिन याद रखिए, अपनी शादी के बाद मैं अपनी बहन को कभी नहीं पूछूंगा। पिता को अपनी गलती का एहसास होता है। आज बुआ का जन्मदिन है, याद तो होगा नहीं आपको? पिता की आंख भर आती है। लेकिन तभी वहां अपनी पसंदीदा कार से संध्या घर आती है। भगवान भाई दे तो तुम्हारे जैसा भैया। पापा को पता था कि कौन से रंग की कार मुझे पसंद है। तुमने उसी रंग की कार से मुझे घर बुलाया, वो भी मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। ईश्वर सबको तुम्हारे जैसा भाई दे। भाई संध्या को गले लगा लेता है। तभी वहां भतीजी गुड़िया भी ससुराल से आ जाती है। अरे संध्या बुआ, आप? हाँ, आज तो घर की दोनों बेटियां अपने घर में हैं। इलाहाबाद की मधु की शादी होती है रामगढ़ के आनंद से। नेचर से कामचोर मधु के सामने जब पूरे ससुराल की जिम्मेदारी पड़ती है तो कैसे वो उससे बचने के लिए करती है एक नाटक। चलिए देखते हैं। अरे मधुरानी, जरा चाय ला और बेसन घोल ले, बादल बन गए हैं, पकौड़ी बना लेते हैं। ओह, अभी अभी तो दिन का खाना खाया है, अब पकौड़ी तल दूं? अरे इतना खाएंगी तो फट जाएंगी, चला तो जाता नहीं इनसे। तभी आनंद आ जाता है। अरे मन कर रहा है पकोड़े खाने का। मधु देखो ना, बादल बन गए हैं, ऐसे में पकोड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे अभी तो बादल बने हैं, जरा 2-4 बूंद टपक तो जाने दो, बना दूंगी पकोड़े भी। ये बोलकर मधु वहां से चली जाती है। अरे मधु बूंदे भी बरस गई, अब तो बना दो पकोड़े। अरे बूंदा बूंदी तो रोज होती है, जरा जमकर बरसे तो पकोड़े तलने में और सिखाने में दोनों में मजा आ जाए। ये बोलकर मधु वहां से चली जाती है और मधु के साथ ही बूंदा बांदी कर बादल भी चले जाते हैं। मधु अपने कमरे में जाकर कहती है,
अरे भगवान, ये सारा कमरा फैला हुआ है, कैसे साफ होगा? तभी मधु को आइडिया आता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, मेरा 2000 रुपए का नोट कहाँ चला गया? किसी ने देखा क्या मेरा 2000 का नोट? तभी वहां मधु की ननद और नौकरानी आ जाती है। अरे भाभी, मैं देख देती हूँ। कैसे देखोगी दीदी, सारा कमरा तो गंदा पड़ा है। अरे हटो ना, मैं साफ किए देती हूँ, मिल गया तो दे दूंगी। अब ननद और नौकरानी 2000 नोट के चक्कर में पूरा कमरा साफ कर देती है और नोट नोट खोया हो तब तो मिले। खैर, ये तो छोटे मोटे ट्रिक्स थे जो मधु काम से बचने के लिए करती, लेकिन अब आना था मधु का मास्टर स्ट्रोक, जिस पे वो अब सिर्फ बैठकर खाने के चक्कर में थी, और वो भी सास को ऑर्डर दे देकर। कैसे, चलिए देखते हैं। एक फ्रेम में एक फोटो है जिसमें सास की सास यानी कि मधु की दादी सास, मोटी बिंदी, काला मोटा चश्मा, कॉटन की साड़ी और चेहरे पर रौब। वहां उसी फोटो के नीचे खाट पर बैठी मधु, और मधु का गेटअप बिल्कुल वैसा ही था। मधु दादी सास की भूमिका में कहती है, अरे चंदावती, चंदा रानी, जरा चाय दे मलाई मार कर। मधु की सास यानी कि चंदावती कहती है, अरे इस नाम से तो सिर्फ मुझे मेरी सास बुलाया करती थी, ये कौन है देखूं तो जरा। अब सास मधु को अपने सामने अपनी सास की भूमिका में देखकर जोर जोर से हंसती है। मधु रानी, कोई तमाशा चल रहा है या ड्रामा? जाकर चाय लेकर आ। मधु जो कि ये दिखा रही थी कि वो सास की सास है या फिर उसकी आत्मा उसमें आ गई है, वो क्या करती है? चाय और मैं, वो भी तेरे लिए चंदावती। यही सिखाया है तेरी माँ ने। यार, एक तो डायलॉग बदल बहू, तू सास बनकर जो माँ पर सीधे चली आती हो, ये ओल्ड फैशन हो गया है, जरा अपडेट हो जा। और वैसे तू कुछ भी बन, उसके पहले चाय लेकर आ। अभी सास कुछ बोलती कि वहां मधुर के ससुर आ जाते हैं। वो मधु को देखते ही पागल सा हो जाते हैं। माँ, मेरी माँ, माँ तू वापस आ गई। अरे धत तेरी की, अभी एक का नाटक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आ गया। अरे हद है तेरी, जबान तो चलती ही जा रही है, सामने मेरी माँ बैठी है। अरे इनका चेहरा देखने को तरस गया था मैं। मेरी माँ वापस आ गई, ये देख मेरी माँ आ गई। ये नहीं कि देसी घी के लड्डू बनाए बस जबान चला रही हो। अरे जाने ते धनकलाल, इसे तो शुरू से ही बोलने की तमीज नहीं है। मेरी तो आदत हो गई है दब दब कर रहने की। नहीं नहीं माँ, ऐसे कैसे, ये सब करेगी। अच्छा, मैं दुकान जा रहा हूँ, शाम को तेरी पसंदीदा गर्मा गर्म जलेबी और समोसे लेकर आऊंगा माँ। ससुर वहां से चले जाते हैं। अब बेचारी सास अपनी ही बहू के नाटक में फंसकर सारा दिन सारी रात काम करती, लेकिन कब तक? एक दिन की बात है। बेटा आनंद, मेरे तो हाथ पैर सब दर्द हो रहे हैं, मुझसे नहीं होता इस उम्र में इतना काम। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है। वैसे भी माँ, दादी को तो मरे अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं, फिर मधु कैसे दादी हो सकती है? अरे वही तो बेटा, मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं दादी मधु के रूप में तो पैदा नहीं हो गई। मतलब ना, ये सारा नाटक है बेटा, लेकिन अब जल्द से ये नाटक बंद करा दे तू। ठीक है माँ, लेकिन अब मधु को मधु की जुबान में ही सिखाना होगा। दोनों माँ बेटा कुछ बात करते हैं और अगले दिन सास मधु का बड़ा सा सोने का हार गले में डालकर घूम रही होती है। मधु जैसे ही अपना हार सास के गले में देखती है, परेशान हो जाती है। अरे अरे ये क्या, ये हार तो तू अपनी बहू को दे चुकी थी। नहीं नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। आप ही ने तो कहा था कि जब तक आप जिंदा है ये मैं ही रखूं। अब आप तो जिंदा ही हैं, तो ये हार मैं उसे कैसे दे सकती हूँ? अरे लेकिन तभी वहाँ आनंद आ जाता है। दादी, मैं आपके लिए भैंस लेकर आया हूँ, बाहर खड़ी है,
जरा अच्छे से नहलाकर उसके गोबर से आंगन लीप देना और गोबर के कंडे बनाकर सुखाने डाल देना। और हाँ, जरा ताजा ताजा दूध भी निकाल देना दादी। और फिर माँ बेटे हंसने लगते हैं। मधु सोच में पड़ जाती है। भैंस? नहीं नहीं, इतनी बड़ी भैंस की मैं सेवा करूं? ना बाबा बना, मैं तो बहू बनकर घर वालों की ही सेवा कर लूं, उतना ही बहुत है। माँ जी, नहीं नहीं। अरे अरे, क्या हुआ बहू, तुम वापस आ गई क्या? तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ हाँ, सब याद आ गया, पूरा पूरा याद आ गया। अब सास चैन से खाट पर बैठती है और जोर से कहती है, सब याद आ गया ना? तो चले जा, चाय लेकर आ, और वो भी मलाई मार कर। रोहित की दीदी समीक्षा की शादी अर्पित से हुई थी। रोहित 20 साल का था, जो कि अपना पूरा दिन मोबाइल पर ही निकालता था। कभी पबजी खेलता तो कभी यूट्यूब चलाता। एक दिन अर्पित और समीक्षा के मम्मी पापा से मिलने आते हैं और देखते हैं कि रोहित मोबाइल से हटने को तैयार ही नहीं है। अरे रोहित, तुम्हारी तो आईआईटी की परीक्षा है ना? तुम तैयारी नहीं कर रहे हो परीक्षा की? वो सब तो मोबाइल पर ही हो जाएगा। ये देखिए, ये है गूगल, इससे जो भी पूछो वो सब बता देता है। तो आखिर कागज क्यों बर्बाद करूं? अरे पर तुम इन प्रश्नों की तैयारी बिना लिखोगे कैसे? उसमें क्या है, ये देखिए, नोटपैड बिल्कुल कॉपी जैसा है, इसी पर कर लूंगा। हम जब तुम्हारी उम्र के थे तब हम दोस्त मिलकर प्रश्न हल किया करते थे। उससे हमारी हैंडराइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती थी और समय का भी अंदाजा लग जाता था। और फिर साथ में हम एक दूसरे की मदद भी कर देते थे अगर कोई अटक जाए तो। आपका जमाना अलग था जीजा जी, अभी जमाना फास्ट और स्मार्ट हो गया है। जमाना क्या, अब तो फोन भी स्मार्ट हो गया है। समय के साथ बदलना पड़ता है जीजा जी। अब बस भी कीजिए, आप हर चीज को लेक्चर में बदल देते हैं। रोहित अच्छा कर लेता है परीक्षा में। इतने में अर्पित के सास ससुर जी आ जाते हैं हॉल में, और अर्पित इस बारे में बात नहीं करता। हालांकि अर्पित को लगता तो है कि पूरी तरह मोबाइल पर लगे रहना सही नहीं है, पर वो इस बात को और नहीं छेड़ता। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। समीक्षा, मुझे काम से फोन आया था, मुझे वापस काम पर लौटना पड़ेगा। पर हमें आए हुए तो 2 ही दिन हुए हैं, अभी चले गए तो माँ और पापा को अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा ठीक है, तुम रुक जाओ, मैं काम खत्म करके फिर लौट आऊंगा। एक काम कीजिए ना, परसों रोहित भी परीक्षा के लिए निकलेगा, आप उसी के साथ निकल जाना। दोनों वैसे भी बात नहीं करते, साथ में जाएंगे तो हो सकता है आप लोग आपस में बातचीत भी करने लग जाओ। ठीक है, मैं काम को 2 दिन टाल सकता हूँ। उसी रात जब सब खाना खाने बैठे थे तो अर्पित अपने जाने की खबर बाकी लोगों को बताता है। मुझे काम के लिए वापस जाना होगा। अरे बेटा, पर अभी तो तुम आए हो, इतनी जल्दी चले जाओगे? नहीं माँ जी, समीक्षा यहीं रहेगी और मैं जल्दी काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। ठीक है, काम भी जरूरी है। वैसे कब निकलोगे बेटा? 2 दिन में। मैंने सुना है कि उस दिन रोहित को भी परीक्षा के लिए जाना है, तो कल मैं दोनों की टिकट करा लेता हूँ बुक। मेरी टिकट रहने दीजिए जीजा जी, मैं तो फोन से ही करवा लूंगा। हाँ, पर कोई दिक्कत हो गई तो? अरे कोई दिक्कत नहीं होती जीजा जी, फोन सब कर सकता है। हमारे फोन के रिचार्ज से लेकर टीवी का रिचार्ज सब रोहित यही फोन से बैठे बैठे कर देता है। अब ये नई चीज तो हमारे समझ के परे है, पर अच्छा है कि रोहित जानता है। हमारी मेहनत इतनी कम हो गई भाई। हाँ, पर अगर टिकट नहीं मिली तो? अर्पित की बात पूरी होने से पहले ही बिजली चली जाती है। अरे ये क्या हो गया, आपने बिजली का बिल भर तो दिया था ना? अरे नहीं, मैं तो भूल गया था। अरे टेंशन मत लो माँ। देखा जीजा जी, आप बिजली का बिल भी भर सकते हो, समय बदल गया है। एक बार फिर अर्पित इस बात पर बहस नहीं करता। अगले दिन
जाकर अपनी टिकट करवाता है और पैकिंग कर रहा होता है जब शाम को अचानक से रोहित के चिल्लाने की आवाज आती है। नहीं, प्लीज प्लीज हो जा, ऐसा मत कर यार, प्लीज हो जा। अरे क्या हो गया रोहित? दीदी, सर्वर हैंग हो गया, मेरी टिकट नहीं हो पाई दीदी। क्या मतलब टिकट नहीं हो पाई? इतने में वहां रोहित की मम्मी और पापा भी आ जाते हैं। अरे क्या हो गया? माँ, मेरा टिकट नहीं हो पाया, सर्वर डाउन हो गया। अरे पर तूने तो बोला था कि हो जाएगा। हो जाता है, पर अब क्या करूं, ये क्या हो गया? अब कल की तो कोई बस भी नहीं है, ना ही अब टिकट मिलेगी ट्रेन की कल के लिए। मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब फिर लगता है मेरा ये साल बर्बाद हो जाएगा। घर पर एकदम से दुख का माहौल छा जाता है और सब रोहित को डांटते हैं, पर इतने में अर्पित वहां आ जाता है। आप सब रोहित को क्यों डांट रहे हैं? आपने ही तो उसे बढ़ावा दिया था ना। लेकिन इसकी लापरवाही के कारण इसकी परीक्षा छूट जाएगी। इसने तो हमसे कहा था कि टिकट हो जाएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने एक एक्स्ट्रा टिकट करवा ली थी। मैं समझता हूं कि मोबाइल हमारा ही काम आसान करने के लिए है, पर उस पर ही पूरी तरह से निर्भर होना तो गलत बात है ना। रोहित टिकट को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जोर से जाकर अपने जीजाजी के गले लग जाता है। सॉरी जीजाजी, मुझे आपकी बात ध्यान से सुननी चाहिए थी, पर थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, तुमने तो इसका भविष्य बचा लिया। शिक्षा, दूसरों से मदद मांगना गलत नहीं, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना गलत है।